अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, अगर ये लेज़र सही से काम करे तो, जो कि मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा करेगा, नहीं तो इसको और ब्राइट लेज़र चाहिए होता है, मोनोक्रोमेटिक बीम का, ग्रीन कलर वाला ही, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, ताकि वो इजीली विजिबल रहे आँखों को। ऐसे ये भी दिख रहा है तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी क्या एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करने वाला हूँ, पहले मैं उसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है, जिसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स भी हम डिस्कस कर ही लेंगे साथ ही में। कितने लोग जानते हैं लाइट का रिफ्रैक्ट होना मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इफ यू नो द आंसर यू कैन रेज योर हैंड एंड आई अलाउ यू टू टेल द आंसर। एक और कोई नहीं? स्टैंड अप से। Okay, but this is not only refraction. When light goes from one medium to other medium, there is a occurrence of bending in it, and when this bending occurs while changing medium, that phenomena is called as refraction of light. Sit down. Very good answer. जब लाइट एक मीडियम से होकर के दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट में हमें बेंडिंग देखने मिलता है, और इसी फेनोमेनॉन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया गया है। ओके, अब इसको अच्छे से समझते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ भी, क्या सही में लाइट बेंड होती है मीडियम चेंज करने पे, और होती है तो क्यों होती है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम क्या होते हैं, वेवलेंथ क्या होती है लाइट की स्पीड क्या है, ऐसे उससे जुड़ी हुई और 10,000 बातें हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई गेस आप सभी को बहुत कुछ नया सीखने और समझने मिलेगा। सो एक्साइटमेंट बरकरार रहनी चाहिए पूरे लेक्चर में, और ध्यान पूरा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने बोला ध्यान दे। आवाज़ नहीं आई? अरे यस और नो? अब सुनो ध्यान से। लाइट की स्पीड है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मोटा मोटा बोले तो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर चली गई। एक सेकंड खचाक 30 करोड़ मीटर है, मजाक है क्या? 30 करोड़ मीटर। मम्मी की साड़ी 9 मीटर की होती है, कितनी लंबी होती है? लाइट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चली गई? मैथमेटिकली लिख करके बताया जाए तो नंबर्स कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बच्चा इसको डिकोड कर ले बड़े नंबर के हिसाब से, क्योंकि 10⁸ का मतलब क्या होगा? यानी कि क्या? 8 0। क्या मैं ये बोल सकता हूं 3 × 10 × 10 × 10 कितने बार करूं? यही मतलब होता है क्या? इसका सीधा मतलब ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मेरे को गिनती आती है, जो कि मेरे को आती है, अगर आपको भी आती है तो भाई पीछे से 7 0 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब ये हो गया, और कितने करोड़ हुए? इसलिए बोला लाइट चलती है 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में। लाइट चलती है 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में। इतनी तेज है, इतनी तेज है, दैट हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। कहां पे? इन वैक्यूम। सारा झोल झपाटा मामला खेल, सारी की सारी इसकी साइंस इसके स्पीड में छुपी हुई है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे चल करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें 2 वेलोसिटीज का रेशो लाइट के मीडियम में चेंज होने के बाद उसके वेलोसिटी में ही तो फर्क आता है, जिसके कारण से हमें रिफ्रैक्शन और कई सारे फेनोमेना देखने मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्पीड, जिसको लेकर के हम बात अभी कर रहे हैं। जब तक मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं तब तक ये लाइट्स ऑन कर सकते हैं।
पीछे से, यस, पीछे राहुल बैठा, राहुल कर दे बेटा, बस ठीक है, रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी ना, बाकी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब बंद कर देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि लाइट जो है ये 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में चल रही है, मतलब ऐसा एक के टक 30 करोड़ मीटर चली भी गई, लेकिन ये कहां पे, इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या सर, वैक्यूम क्लीनर के अंदर। वैक्यूम मतलब बेटा जो स्पेस है वो सब वैक्यूम ही है। वैक्यूम एक्चुअल में अगर फिजिक्स की भाषा में डिफाइन किया जाए तो द प्रेशर विच इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम। ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है उसको वैक्यूम बोलते हैं। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, इतना होता है। सर ये भी नहीं समझ आता, बराबर है ना। लाइट ट्रैवल करती है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड के रेट से, ठीक है, इतनी उसकी स्पीड है, लेकिन ये स्पीड है वैक्यूम में। वैक्यूम कहाँ पे, इंटरस्टेलर स्पेस में। जैसे एटमॉस्फेयर में हम एंटर करेंगे तो लाइट की स्पीड बदलने वाली है, ठीक है, लाइट की स्पीड बदलने लग जाती है, क्योंकि ये मीडियम पे निर्भर होती है। ओके, मीडियम हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, डेंसर मीडियम या फिर रेरर मीडियम। ध्यान से सुनना सब बातें, डेंसर मीडियम या फिर रेरर। डेंस यानी कि डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है, रेरर यानी कि जिसकी डेंसिटी कम है कंपेरेटिवली डेंसर मीडियम से। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूँ, लाइट जो है मान ले बेटा ऐसे हवा में से, मतलब अभी यहाँ से जैसे लाइट जा रही है तो ये हवा में ही जा रही है, ठीक है, हवा में ही ट्रैवल कर रही है। तो लाइट हवा में से मान ले ये कांच के टुकड़े में चली गई एंटर करके, तो ये जो हवा है ये इस कांच के कंपैरिजन में बहुत डेंसिटी के हिसाब से कम है। कांच बहुत डेंस हो गई भाई, एक मीडियम हो गया। तो ये जो कांच के अंदर का मीडियम है, मतलब कांच जो है वो डेंसर मीडियम कहलाएगी। डांसर नहीं बोलना है, डेंसर, डेंस यानी डेंसिटी ज़्यादा रहने लगा, और ये रेरर कहलाएगा। तो रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम किसको बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको। यहीं पे अगर मैं ऐसा मान लूँ कि मेरे पास ये पानी है और ये कांच का इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, और ये बहुत मोटी सी कांच मान ली इतनी। अब लाइट हवा में से एंड गई, कांच में गई, फिर पानी में गई, तीन अलग मीडियम नजर आ रहे हैं। तो आप डेंसर किसको बोलोगे, रेरर किसको बोलोगे। सुनो ध्यान से, ये डिपेंड करता है हम किस दो मीडियम की बात कर रहे हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, हम किस दो मीडियम की बात कर रहे हैं। जैसे मान ले मैं हवा और कांच को देखूं, ये मेरा एक मीडियम है, दूसरा मीडियम अगर मैं मान लूं, तो लाइट हवा से कांच में गई, मतलब हवा हो गई रेरर, कांच हो गई डेंसर। लेकिन मैं अगर अपने दो मीडियम कांच और पानी को मान लूं, पहला मीडियम मान ले कांच है, दूसरा मीडियम पानी है, तो अब किसको डेंसर किसको रेरर बोलोगे। वापस अभी ये आपके रेरर मीडियम आपको पानी को बोलना पड़ेगा और डेंसर मीडियम कांच ही है, क्योंकि कांच अभी भी पानी से ज़्यादा डेंसर है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कांच नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कांच, सीधा लाइट जो है पानी में एंटर की, कहाँ से, हवा से, तो पहला मीडियम हवा हो गई, दूसरा मीडियम पानी। अब जो पानी पहले वाली कंडीशन में रेरर मीडियम का काम कर रहा था, अब वो इस कंडीशन में डेंसर, क्योंकि हवा जो है पानी से ज़्यादा कम डेंस है। तो यहाँ पे रेरर मीडियम हवा बन गई, डेंसर मीडियम पानी बन गया। जबकि कांच और पानी की बात कर रहा था तो कांच डेंसर था और पानी रेरर था, यहाँ पे पानी डेंसर हो गया, हवा रेरर हो गई। ये डिपेंड करता है हम किस दो मीडियम की बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ। तो किसको डेंसर किसको रेरर बोलना ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है किस पे, हम किस दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, हम किस दो मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपको आ गया। अब ये जो लाइट की स्पीड है ये मीडियम के हिसाब से चेंज होती रहेगी। कैसे, मीडियम जितना डेंसर होगा उतनी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, मीडियम जितना रेरर रहेगा उतनी इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। साउंड का एग्जैक्टली उल्टा चलता है। साउंड और लाइट दोनों अलग तरीके की वेव्स है। लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव नेचर है, जबकि साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडनल है। सर ये सब क्या होता है, डोंट बॉदर, अभी मत पढ़ो, इसमें समझाऊंगा। तो लाइट की स्पीड जितनी डेंसर मीडियम में वो ट्रैवल करेगी उतनी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए दीवार के आर पार नहीं जा पाती। सबसे डेंस तो दीवार ही है ना, उसके आगे क्या लाओगे और,
बराबर है। क्या इस रूम में लाइट लगा दी, पूरा क्लास चमक रहा है? इस रूम की लाइट इसमें अटक जाती है, उधर उधर नहीं जा पाती है, इधर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है उस रूम में। लेकिन इस रूम में मैं अगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बाजू वाले डिस्टर्ब होते हैं? हाँ होते हैं, आवाज आता है बाजू वाले रूम में। तो साउंड ट्रैवल करता है भाई। साउंड का विषय क्या है मालूम है? साउंड डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज ट्रैवल करता है, रेयर में स्लो करता है। और लाइट उल्टा, डेंसर मीडियम में स्लो ट्रैवल करती है और रेयर में फास्ट ट्रैवल करती है। बात समझ आ रही है? पक्का यस और नो? तो मैंने बोला जैसे लाइट अपना मीडियम बदलती रहेगी, अलग अलग डेंसर या रेयर मीडियम में जाएगी, तो उसके स्पीड पे असर पड़ेगा। उसकी किस पे असर पड़ेगा? स्पीड पे असर पड़ेगा। अब साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया। साइंटिस्टों ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि भाई ये जब लाइट मीडियम बदलती हुई जाती है ना, तो बस इसका मीडियम बदलने के कारण से स्पीड पे ही असर हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो दिखता है वो एक और इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज बेंडिंग इन इट्स पाथ। वो उसका पाथ जो है वो बेंड कर देती है। सर मतलब क्या? अब इसी के लिए हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, आप उसमें प्रॉपरली सबूत के साथ देख पाओ कि सही में लाइट जो है वो बेंड होती है, सीधी सीधी ट्रैवल नहीं करती। मीडियम बदलने पे लाइट बेंड होती है। बोलो, मीडियम बदलने पे। कहाँ पे? मीडियम बदलने पे लाइट बेंड होती है। और इसी फेनोमेनॉन को हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला। क्या बोला? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैंने बोला ध्यान दे। तो यहाँ पे एक है अपने पास ग्लास स्लैब। क्या है बेटा? ये बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसको परफॉर्म किया जाता है हर स्कूलों में। ठीक है, आपके स्कूलें नहीं करती है तो टेंशन मत लो, ऋषि सर करेंगे परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको प्रॉपरली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। दो तरीके से इसको हम चेक करेंगे। एक तो लेज़र बीम की मदद से मैं आपको बेंडिंग दिखाऊंगा, दूसरा इस एक्सपेरिमेंट को अपन जो है पिंस की मदद से एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करके जो हमें प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना होता है एग्जाम में, वो वाला भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आज एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट करते करते आराम से आधा पौना घंटा निकल जाएगा। सो कुछ पार्ट हमारा थियोरेटिकल लेक्चर्स की फॉर्म में होगा, कुछ पार्ट हमारा एक्सपेरिमेंटेशन की फॉर्म में होगा। ठीक है, लेक्चर का। सारे बच्चे ध्यान दें। अब ये मेरे पास है ग्लास स्लैब। इसको क्या बोला बेटा? इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। स्लैब यानी कि एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइडल अपने पास जो मेरे पास यहाँ पे सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज व्हाट? ग्लास स्लैब। ये क्या है बेटा? ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, हाँ, चश्मे की कांच नहीं है, मोटा सा है ग्लास स्लैब है। ठीक है ना, एक ईंट जैसा क्यूबॉइडल शेप का, प्रॉपर बक्से जैसा, ये ग्लास स्लैब है। सर क्या ग्लास स्लैब में ही रिफ्रैक्शन होता है, बाकी जगह पे नहीं? जिधर जिधर लाइट मीडियम चेंज करिए हर जगह पे होता है, लेकिन अच्छे से देखने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से इस फेनोमेनन को समझ पाए। अब ग्लास स्लैब का करना क्या है सर? ये ग्लास स्लैब में क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे एक एज पे इसके लाइट को किसी एक एंगल के ऊपर, एक इंसिडेंट एंगल उसको बोलेंगे हम थीटा, ये नॉर्मल है। सर नॉर्मल क्या होती है? जो भी सरफेस को परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन है उसको नॉर्मल बोल दिया। उसको क्या बोल दिया? नॉर्मल। ठीक है, जैसे ये एज है तो यहाँ पे ये इसको नॉर्मल हो गई परपेंडिकुलर, ये एज है ना हॉरिजॉन्टल, इसको ये क्या हो गई? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्यों निकाली जाती है सर? रियल लाइफ में नॉर्मल एग्जिस्ट करती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है जो एक रेफरेंस लाइन का काम करती। किसका काम करती है? रेफरेंस लाइन का। सर रेफरेंस बोले तो क्या? उसके सहारे हम एंगल को गिनेंगे। आर यू ओके? उसके सहारे हम क्या करेंगे? एंगल को गिनेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सा रे बेटा? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे यानी कि ये लाइट मैंने छोड़ी, ठीक है, इसके अंदर। तो ये इंसिडेंट रे को मैं कहाँ से मेजर करूंगा? यहाँ से नहीं, इस नॉर्मल पे मैं इसको मेजर करूंगा। ये एंगल थीटा जो है मेरा, इसको एक्सल में एंगल आई बोला जाता है, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने मेजर कहाँ पे किया? इस नॉर्मल को किया। नॉर्मल इसको कैसी है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल इस सरफेस को कैसी है? परपेंडिकुलर, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ओके। और उस नॉर्मल के सहारे अपन क्या करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं, चाहे इंसिडेंट हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे इमर्जेंस हो। अभी बताऊंगा क्या होता है, ध्यान दो। अब लाइट जब इस कांच के पीस में, जिसको अपन ने ग्लास स्लैब बोला,
एंटर की तो लाइट तो सीधी चलती है हमेशा, है खचैक, लाइट सीधी नहीं जाएगी। यहां पे होता क्या है, जब लाइट बेटा ये एयर मीडियम है, मैं बोलूंगा ये कौन सा मीडियम है, एयर, जो कि यहां पे रेरर का काम कर रहा है। अरे यस और नो? क्योंकि ये जो ग्लास स्लैब है ना, ग्लास स्लैब, ये डेंसर मीडियम का काम कर रहा है, क्योंकि इसके मुकाबले इसकी डेंसिटी पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा है, तभी ये सॉलिड है और तभी ये एयर है, रेरर है। तो ये हो गया अपना हवा, रेरर मीडियम, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। दो अलग मीडियम हो गए, मीडियम 1, मीडियम 2, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब लाइट कहां से कहां गई, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। लाइट कहां से कहां जा रही है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो बेटा जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, उसका मीडियम चेंज हुआ, रेरर से डेंसर में गई, तो उसके वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, लाइट की स्पीड बदलने वाली है। और साइंटिस्टों ने देखा जब लाइट की स्पीड चेंज होती है मीडियम बदलने के कारण, तो और एक इंटरेस्टिंग चीज हमको देखने मिलती है, विच इज बेंडिंग इन इट्स पाथ। विच इज व्हाट? बेंडिंग इन इट्स पाथ। तो उन्होंने देखा कि जब भी लाइट रेरर से डेंसर में जाएगी, कहां से कहां, पीछे बोल, रेरर से डेंसर में जाएगी, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कहां पे बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कब होगी? जब लाइट रेरर से डेंसर में जाएगी। When light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. बेंडिंग हो रही है लाइट में, लाइट ने मीडियम चेंज किया, लाइट ऐसे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। देखो असल में ऐसी सीधे निकल के जानी चाहिए थी, ऐसी सीधी निकल के नहीं, लेकिन बेंड हो गई। हमको तो नहीं जाना सीधा, हमको तो बेंड होना है। लाइट बोली हमको तो नहीं जाना सीधा, हमने मीडियम चेंज किया, हमारी वेलोसिटी बदल गई, अब हम बेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइट सीधी निकलती नहीं है ऐसे, लाइट ऐसे थोड़ी नॉर्मल की तरफ, देखो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। आई बात समझ? और इस ही फेनोमेनन को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम दे दिया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम दे दिया। ओके, अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपकी किताबों में रिफ्रैक्शन की साफ तौर पे यही लिखा हुआ मिलेगा, है कि किसी के सामने किताब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दी होगी, है ना, दी होगी, नहीं दी होगी तो कैसे चलेगा। क्या दिया है? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, लाइट changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light. साफ शब्दों में बोला है कि लाइट changes its direction, उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगी? चेंज कर देगी। when going from what? one transparent medium to other transparent medium. लेकिन किस तरफ बेंड करेगी? हमेशा नॉर्मल की तरफ नहीं, ये डिपेंड करता है लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। मैंने बोला जब रेरर से डेंसर में जाएगी तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लेकिन जब डेंसर से रेरर में जाएगी तब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लेकिन बेंडिंग होना लाजमी है, बेंडिंग होना ही है, बेंडिंग तो होके ही रहेगा। इसी को तो रिफ्रैक्शन नाम दिया गया, डेफिनेशन भी तो पढ़ी अभी। इसी को क्या नाम दिया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा देख यहाँ पे ये लाइट आ गई इधर, ओके। अब ये जो इंसिडेंट रे था ये बेंड हो गई यहाँ पे इस मीडियम में आने के बाद, बराबर, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? ये रिफ्रैक्ट हो रखा है ना, CTED, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड रे। और जब ये अब डेंसर मीडियम में है, अभी लाइट कहाँ पे? अभी फिलहाल वो डेंसर मीडियम में चल रही है, स्लो मोशन में देखो लाइट को आई, यहाँ पे चली गई रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, अब डेंसर मीडियम में चलती जा रही है धीरे धीरे धीरे, इमेजिन करो स्लो मोशन में। और ये लाइट बेंड कहाँ पे हो रखी है? नॉर्मल की तरफ। कहाँ पे बेंड हो रखी है? इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो रखी है। अब हमने बोला भाई ये क्या होगा, ये अब पूरा जिंदगी भर तो इस ग्लास स्लैब में थोड़ी ना चलेगी, ग्लास स्लैब के बाहर भी तो निकलेगी, अब एक तरफ से गई दूसरी तरफ से बाहर भी निकलेगी ना। तो जब बाहर निकलेगी तो डेंसर मीडियम से कहाँ पे जाएगी? रेरर मीडियम में। पहले रेरर से डेंसर में जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, अब डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से। लेकिन अब नॉर्मल मेरे को कहाँ पे बनानी पड़ेगी? जहाँ पे लाइट आई है इस एज पे, जिधर वो मीडियम चेंज करेगी वहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने नॉर्मल बनाया यहाँ पे, ओके। अब ये नॉर्मल है, बराबर 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब ये नॉर्मल से कहाँ पे जाएगी? दूर जाएगी, इस तरीके से। देखो ये ओरिजिनल पाथ था, ये ओरिजिनल पाथ था लाइट का, ऐसे है ना। ये दिख रहा है क्या आपको? ओरिजिनल पाथ दिख रहा है क्या? ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ था। लेकिन ऐसे गई क्या वो सीधी?
वो पहले बेंड हुई, रेयर से डेंसर में जाते समय नॉर्मल की तरफ, फिर डेंसर से रेयर में जाती तरफ, नॉर्मल से दूर वापस। इस तरीके का बेंडिंग देखने मिल रहा है। अब यहां पे जो एंगल बनेगा ये छोटू सा, ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। और यहां पे बाहर निकलते समय जो एंगल मेजर करेंगे, ये जो एंगल रहेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई। 3 एंगल की बात की बेटा, तुमने 3 एंगल की बात की। पहला एंगल तब देखा जब लाइट एंटर की, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर की, मतलब वो शुरू में इंसिडेंट किया तो उसको इंसिडेंट रे बोले। और इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया। लेकिन जब अंदर में गई दूसरे मीडियम में तो बेंडिंग हो गई, तो एंगल बदलेगा, तो सीधी नहीं ना चली गई, ऐसे सीधी जाना चाहिए थी, नहीं गई, बेंड हो गई। क्यों बेंड होती है मैंने बोला, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बदल जाती है मीडियम चेंज करने पे। ओके, अब बेंड होने के बाद जो अंदर से ये लाइट जा रही है इसको मैंने बोला रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे बोला? और मैं जानता हूं जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड कहां पे होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोल किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसका एंगल भी क्या बना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल बना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन जब लाइट इस डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम में चली गई तो मैंने देखा कि लाइट वापस नॉर्मल से दूर जाएगी, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो बाहर निकल गया इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट यानी बाहर निकल जाना, EMERGENT, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे है तो इसने जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाया उसको क्या बोला? एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोला? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो लाइट कैसे खचक 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 बेंड होके चल रही है, नजर आ रहा है? बोर्ड पे नजर आ रहा है? कहाँ पे था मैं? देखो मेरा पूरा लिंक टूट गया अभी, मैं कैसे पढ़ाऊं? एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, करो फिर खिड़की दरवाजे बंद। चला, ये जब जो समझाया अभी वो सब क्लियर हुआ ना? हाँ, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे रेयर से डेंसर लाइट जाती है तो बेंडिंग कैसे होता है। हाँ, इस तरह का फैन और लाइट बंद कर दी इधर की इस क्लासरूम में। हाँ वही नीचे वाला। हाँ ओके, एनीवेज नाचो, ठीक है। When light is going from the path of normal, जब ये लाइट ग्लास स्लैब में, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइट डाल दो सीधे आगे निकल जाएगी, तब बेंडिंग देखने। लेकिन जब एंगल पे डालोगे तब बेंडिंग देखने। देखो नो बेंडिंग चल रहा है क्या है, लेकिन जब बेंड करूं तो ओके हो रही है कि बेंड। अब ऐसे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन वो ऐसे आ गई नॉर्मल की तरफ, राइट? दिख रहा है क्या आपको इस तरफ से? दिस इज हाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन रियल लाइफ। ओके, आई होप आपको ये रियल में देख करके अच्छा लगा होगा कि जो पढ़ाते वो सही में होता है, टाइम पास के लिए तो नहीं पढ़ाते कुछ, है ना? सही में रिफ्रैक्शन होता है। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे अभी किया इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को और एक तरीके से परफॉर्म किया जाता है, मैंने बोला वो तरीका है पिन को लेकर के एक पन्ने पे ड्रॉ करके डायग्राम उसके ऊपर मार के करने का। लेज़र वाला आपने देखा है, वो भी एक्सपेरिमेंट करना है क्या? उसमें कुछ नहीं, उसमें भी वही दिखेगा कि आपको एक लाइन में अलाइन करते हुए चेक करना है, बराबर आपको बेंडिंग वाली डायग्राम अपने आप ड्रॉ करके मिलेगी। ठीक है, करेंगे वो भी? करना है क्या? ठीक है, इसके लिए अपने को क्या चाहिए? प्रिंटर में जो व्हाइट पेपर होता है खाली वो लेके आना। बच्चे के पास पेंसिल और स्केल होती है, रूलर, वो मेरे को कोई दे दे, एक जन जाके वो लेके आए, फिर अपन जो है ग्लास ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे। और सुन, मैम से पिन का बॉक्स होता है, वो बोर्ड पे पिन लगाते ना अपन, वो पिन का बॉक्स लेके आना। ठीक है? यस। सैम समझते है? परदेशी का एब्सेंट है खूब दिवसापासून।
येणार ना परत. कोई डाउट सवाल है तो तब तक पूछ लो. यस. ठीक है, इसके रिलेटेड कोई डाउट सवाल है तो पूछो. क्या तेरे लिए तो अभी है भाई, ले ले, कोई टेंशन नहीं है. तेरा नाम क्या है? हाँ, नेत्रा. नेत्रा मीन्स डोळे, बराबर ना. कहाँ से कहाँ में? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका सॉल्यूशन मैं तो क्या आइंस्टाइन भी नहीं दे पाएगा. पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मल एयर और वैक्यूम में ट्रांजिशन ही नहीं कर सकते आप. ये बस रियल लाइफ में कहाँ पे हो सकता है? एटमॉस्फेयर में. कहाँ पे? तो हमको जो लाइट दिखती है वो आप बोलोगे वैक्यूम से कहाँ पे आ रही है? एयर में आ रही है, जो कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डेंस है ना. हवा में भी कुछ पार्टिकल है ना. वैक्यूम वाले तो कोई पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करता, कोई गैस कोई कुछ नहीं एग्जिस्ट करता. इट्स ऑल एम्प्टी. प्रेशर जीरो या फिर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब वहां पे कोई मीडियम नहीं है. लेकिन क्या हम बोल सकते हैं जो सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट जो आ रही है बेटा, उसकी जो रेज आ रही है वो ऑलरेडी जो इसने बोला वैक्यूम से लेकर के एयर में ही आ रही है. सो ये ट्रांजिशन बस रियल लाइफ में देखने मिल सकता है. यहाँ पे हम इसको एक्सपेरिमेंटली कर ही नहीं सकते. बीच में हमको कांच या कोई और मीडियम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम हवा के अंदर वैक्यूम नहीं बना सकते. वैक्यूम बनाने के लिए अलग चेम्बर बनाना पड़ेगा, कांच का या किसी और ऑब्जेक्ट का. तो बीच में बाउंड्री आ जाएगी जहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगा. तेरे को कैसे मालूम? हाँ, मेरा एक रिसर्च था जिसमें हमने वैक्यूम चैम्बर बनाया था, और एक एक्सपेरिमेंट है जिसको वैक्यूम पावर प्लांट का नाम मैंने दिया था, और हमने एक पावर प्लांट बनाया था. इट वॉज माई प्रोजेक्ट, इट इज़ पेटेंटेड प्रोजेक्ट. ओके, ठीक है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे. ठीक है, अब सुनो. यस, ये ले जा साक्षी. ठीक है, आज मैं आपको मेरे आईफोन का यूज़ दिखाऊंगा. ठीक है, जिन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट देखा है उनको मालूम होगा. एनीवेज, तो जो तेरा सवाल था गवड़ी, उसका आई होप तेरे को जवाब मिल गया है. ये रियल लाइफ में हो रहा है, और इसका आपको प्रूफ दूँ. प्रूफ आप एक टॉपिक पढ़ोगे आगे, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार. क्या पढ़ोगे? क्या आपको पता है आप जो तारे देखते हो वो असल में वहां पे है ही नहीं. आप जो तारा या आप बस सन भी देख रहे हो, तो वो जहां पे आप देख रहे हो वहां पे है ही नहीं, वो कहीं और है, आपको दिख कहीं और रहा है. इसको बोलते हैं अपरेंट पोजीशन. ऐसा क्यों हो रहा है समझते हैं? ये अर्थ है, ये सन है मान ले. अब रियल लाइफ में 31 लाख अर्थ बन जाए, बैठ जाएगी, इतना बड़ा सन है, लेकिन हम थोड़ा सा दूर है इसको समझ करके हुए छोटा ड्रॉ करें. जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं तो छोटे दिखते हैं ना. सन भी तो इतना सीधा हाथ में पकड़े फोटो निकालते हैं. आईफिल टावर हाथ में पकड़ लिया, सूरज हाथ में पकड़ लिया, पकड़ते हैं ना. अरे सर नो, क्या ये बदमाशी आपने की नहीं कभी? अब क्या होता है बेटा, ये हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना अर्थ में, अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर की लेयर है 7, बराबर. तो जब सूरज की रोशनी इस वैक्यूम, ये पार्ट वैक्यूम है पूरा, ये एटमॉस्फेयर बोले तो मीडियम थोड़ा सा कंपेयर टू वैक्यूम थोड़ा सा हल्का सा डेंस. वैसे तो स्पीड में इतना सा भी फर्क, नॉर्मल सा फर्क आता है, इसलिए उसको सेम ही माना जाता है. लेकिन हम, या फिर आप कई किताबों में देखोगे एयर और वैक्यूम लिखते हैं, मतलब वैक्यूम और एयर को एक जैसे ही मान रहे हो लोग, क्योंकि इतना भी ज्यादा फर्क स्पीड में आता नहीं है जितना कोई मीडियम चेंज होने पे आए. लेकिन हम बोलेंगे भाई वैक्यूम से एयर में आया मतलब मीडियम चेंज हुआ. तो और ये रियल में होता हुआ दिखता है हमें. पता है क्यों? देखो, ये जो सन यहाँ पे है ना, ये एक्चुअल में अपने को यहाँ पे दिखता है. इंसान जो देख रहा है ना उसको यहाँ पे दिखता है, लेकिन होता कहाँ पे?
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं। आप जो देख रहे हो वो है ही नहीं वहां पे, वो तो बाजू में है थोड़ा सा। फिर आपको बाजू में क्यों दिख रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। अगेन किसकी वजह से? आप तक जो रोशनी आ रही है ना बेटा, पहुंच रही है ना, आप जो देख रहे हो ना वो वहां पे नहीं है, वो तो कहीं और है। आपको दिख वहां रहा है क्योंकि वो मुड़ करके बेंड होकर के रोशनी वहां पे आ रही है, रिफ्रैक्ट होकर के आकर के बेंड हो जाती है मीडियम में। सो एटमॉस्फेयर से भी रिफ्रैक्शन होता है। इस कंडीशन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम दिया गया है। क्या बोलते हैं इसको? किताबों में कभी पन्ने पलट के देखो, आगे टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चे निकल आया, देख दिख रहा है, ये सन रियल पोजीशन और ये अपेरेंट पोजीशन है यहाँ पे, लेकिन लाइट ऐसे बेंड होकर के यहाँ पे आती है ना, मीडियम चेंज होने के कारण, वैक्यूम से एयर में, एटमॉस्फेयर में जब एटमॉस्फेयर डेंस है भाई, वैक्यूम से बहुत ज़्यादा, तो फिर ये यहाँ पे अपने को इसकी पोजीशन इधर, रियल पोजीशन इधर है लेकिन अपीयर अपने को इधर की होती है, तो रियल से दूर होता है थोड़ा सा, जो दिखता है वैसा होता है जसं दिसतं तसं नसतं आणि म्हणून जग फसतं, आहे की नाही? म्हणून दिसण्यावर कोणाच्या जाऊ, खायचे दात आणि दाखवायचे दात जब से मैंने तुझे देखा कुछ तो हुआ किस वजह से हुआ? देखा इसलिए हुआ, देखने पे मत जा देखने पे मत जा, ठीक है। दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। ओके, ये मैंने बात की। ये अच्छा टॉपिक बहुत आगे चैप्टर में, हमारे आखिरी हिस्से में है, लेकिन अभी क्योंकि हमारा मुद्दा किसी ने छेड़ दिया तो फिर हमने उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एनीवेज हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ अब। और कोई सवाल है? पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हमें अभी पढ़ने हैं आगे चल करके इस चैप्टर में, अगले लेक्चर्स में, कि स्काई ब्लू क्यों होता है, पानी नीला क्यों दिखता है, बादल कैसे बनते हैं, ये रेनबो कैसे बनता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, ओके, व्हाई देयर आर 7 डिफरेंट कलर्स, सबकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सूरज डूबते समय लाल क्यों दिखता है, उगते समय सफ़ेद क्यों हो जाता है। ऐसे कई सारे आपके मन में जो सवाल रहेंगे उन सब के जवाब आपको जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो ये बहुत प्यारा और बहुत इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। इसमें जनरल नॉलेज, साइंस की तो नॉलेज है लेकिन जनरल नॉलेज भी बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। सो बी एक्साइटेड। मैंने पहले ही बोला, ये चैप्टर में बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। ऐसे तो चश्मे कैसे बनते हैं, आई करेक्शन कैसे होता है, लेंसेज कितने टाइप की होती है, उसमें कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, 6 कंडीशन क्या है, कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए कैसे डिसाइड करते हैं, आई करेक्शन में 3 कंडीशन कौन सी होती है, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब क्या होता है। ऐसा बहुत प्यारा 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 टॉपिक हमको आगे पढ़ना है बच्चा, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एज आई सेड यू, है ना, पहले ही बोला था। बस बीच में कोई मीटिंग ना आ जाए तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। एनीवेज लेट अस परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट अभी, ठीक है। इसको अपन स्कूलों में करते हैं, एक्झॅक्टली वैसे हम लोग क्लास में करेंगे। मेरे को असं जाड पुट्ट्याची नोटबुक असते बघा, जाड पुट्ट्याची नोटबुक, हाँ खराब करना है, चलेगा भाई, एकदम परफेक्ट दिए, क्या बात है, वाह, यही चाहिए इसके अंदर। क्योंकि क्या करने वाला हूँ मैं अब, यहाँ पे सुनो बेटा ध्यान से, सब बच्चे देख रहे क्या, पीछे पीछे के बच्चे खड़े हो गए तभी चलेगा, ठीक है। मैं इसको क्यों यहाँ पे रख करके, कोई बेंच है क्या एक और, हाँ करो ना रिकॉर्ड यार, कर बिना बताए मेरे को कर लिया करो, ठीक है। क्या होता है ना, यही सब वीडियोस अपन इंस्टाग्राम पे डाल के अपन फेमस हो जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड किया करो। ठीक, अच्छा अब ये क्या है ना, पहले मेरे को पूरा सेटअप कर लेने दे फिर रिकॉर्ड शुरू करें। क्या है ना, तो बहुत समय लगेगा इसको सेट करने में, तो उसमें सब समय चला जाएगा। जो बच्चे पीछे बैठे वो खड़े होकर के देख ले, ठीक है। हाँ बेंचमध्ये ठेवू का? हां, हे त्या दिवशीच्या ॲसिडच्या बॉटलचं झालंय ना, बघा आता कसं दिसतंय। उस दिन अपन ने एसिड की बोतल रखी थी, देखो
बच्चे स्कूल में प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ये बोला जाता है, तो आप ध्यान से देखो मैं क्या क्या स्टेप परफॉर्म करता हूँ, वही सारी चीज़ें आपको स्कूल में करके दिखानी होती है। आपकी तो हवा होने वाली, क्योंकि आप जो है पहले से सब जानते हो, स्कूल का टीचर हैरान हो जाएगा, देखो सब पहले से कैसे मालूम है, उसको बोलने का डिसीज में सब पढ़ाते हैं, है कि नहीं? पहले पेपर को मैं फिक्स कर लेता हूँ अपने पास ना। अच्छा नए पैकेट है, वाह खर्चे चल रहे भाई। मेरा फ़ोन किधर है? अच्छा ऐसे समय मेरा फ़ोन काम आता है। मैम का फ़ोन लेके आना रिकॉर्ड करने के लिए, उनका है भी अच्छा। ये मेरा फ़ोन क्या है ना, हथौड़ी का काम करता है। हर साल इसको मैं यूज़ करता हूँ ऐसे, ये लगाने के लिए, ठीक है। क्या डरने का नहीं, कुछ नहीं होता, एल्यूमिनियम बॉडी। पिछले बैच में बच्चों को पूछना, उनको याद होगा, आपका कोई पहचान का होगा तो 2 साल पहले की बैच में एक बच्चा था, आर्यन भैया के पहले की बैच में। ऐसे में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था और मैंने अपना आईफोन निकाल करके शुरू कर दिया, और होने के बाद ऐसे उठा करके फेंक दिया, ठीक है। एक कंपास बॉक्स भी था ऐसे, जैसे इसका लगा यहाँ पे है ना, तो मेटल का कंपास बॉक्स नहीं आता है पतरे का, तो कंपास बॉक्स पड़ा था। लड़का उठा, बोला सर फ़ोन का को ख़राब करो, इतना महंगा फ़ोन है, डैमेज हो जाएगा, आपको फ़ोन का कुछ लगता नहीं है क्या? हाँ ये कंपास बॉक्स है, उससे कर लो। तो तब मैंने उसको बोला, मैंने उसको बोलने से पहले कुछ किया भी, मैंने कंपास बॉक्स लिया, इसको ऐसे पकड़ा सीने से, बाजू में रखा, फिर इसको उठाया और फिर इससे ठोका। इसकी इम्पोर्टेंस मेरे कंपास बॉक्स से कंपेयर नहीं की जा सकती। उसने मेरे को बनाया है अभी तक, है कि नहीं? वो पढ़ाई है मेरी, उसकी इज्जत इससे बहुत ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो पूरे क्लास ने फिर ताली बजाई थी वो सुन करके, आप मत बजाना। हाँ, तो मेरे मायने में मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा अहमियत किसकी है? कंपास बॉक्स की है। वो बहुत ख़ास चीज़ है भाई, है ना, वो हमारे बहुत करीब है। ऐसे तो कई आएंगे जाएंगे, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चल, पहले तो क्या करते बेटा, ये जो अपन ने ग्लास स्लैब रखा है, एग्जैक्टली स्केल से नहीं, स्केल से हम रे बनाएंगे। ग्लास स्लैब जो रखा है उसी को पहले हम क्या कर लेंगे, बॉर्डर कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। कोई बच्चा करना चाहता है मेरी बिहाफ में तो कर सकता है, मैं बोलूँगा ऐसे करना है खाली। है कोई इंटरेस्टेड, या मैं खुद करूँ? मैं खुद करूँ, ठीक है, हाँ प्रोफेशनल। थोड़ा सा कांच इरेग्युलर है, ओबड़ धोबड़, ठीक है। यस ओके, ये हमारा क्या बन गया, ग्लास स्लैब बना। अब क्या है ना, अपने को तो पता है क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। हमको पता है सर, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, व्हेन इट विल गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमको पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने एक लेजर एक्सपेरिमेंट में देख भी रखा है। लेकिन यही चीज हम लोग यहाँ पे साबित करेंगे बिना लाइट के। अब ये तो लाइट से हमने देखा, लाइट से साबित किया कि सच में रिफ्रैक्शन हो रहा है, सच में जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो बेंडिंग होता है, ये हमने प्रैक्टिकली देखा, थ्योरेटिकली समझा, लेकिन लाइट की मदद से किया। बिना लाइट को ट्रांसफर किए, बिना लाइट के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, किसकी मदद से? इन पिंस की मदद से। और ये एक्सपेरिमेंट अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। कैसे होगा, इसके लिए अपने को ऐसे बैठ के आराम से देखना भी होता है, मैं सिखाऊंगा आपको, बच्चा आकर के बारी बारी से देख के जाओ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अपने आप डायग्राम बनेगी। मैं ये डायग्राम क्योंकि पता है इसलिए पहले से नहीं ड्रॉ करूंगा। डायग्राम मेरी कौन बना करके देंगे मेरे को? पिन। मैं खाली इंसिडेंट रे बनाऊंगा, मैं खाली क्या बनाऊंगा? इंसिडेंट रे बनाऊंगा। बाकी जो रे है वो मेरे को कौन बना करके देंगे? पिंस बना करके देंगे, ठीक है। देखते सही में वो बराबर जैसा बनना चाहिए वैसा ही बनता है या
नहीं। ऑलराइट, सो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले अभी तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे लगा लेते हैं, ठीक है। अब इंसिडेंट रे अपने को पता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को डालना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, और एंगल जो है हम किसके सहारे बनाते हैं? नॉर्मल के। बोल बेटा, किसके सहारे? नॉर्मल ही वो रेफरेंस लाइन है जहां से हम एंगल को मेजर करते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ पे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, और उस नॉर्मल के सहारे मैं क्या करूंगा फिर? बोलो, इंसिडेंट रे बनाऊंगा, ठीक है। ये नॉर्मल मैंने बना ली, और यहां से मैं ये इंसिडेंट रे निकाल लेता हूं कुछ इस तरीके से। किसी भी रैंडम एंगल पे, मैंने कोई एंगल मेजर किया नहीं है, मैंने रैंडमली बना ली, ठीक है, यस। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं? 2 पॉइंट्स मार्क करता हूं, 1 2, इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी। जहां पे ए बी पॉइंट मैंने मार्क किया है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? वापस मेरे फोन की मदद से 2 पिन लगा लूंगा, ठीक है। 2 अलग कलर की पिन लगा लेते हैं, येलो और ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। अलाइन करते समय ध्यान रहेगा, या येलो रेड लगा लेते हैं। अच्छा, कलर से कोई फर्क पड़ता नहीं है एक्सपेरिमेंट को, मैं ऐसे ही चूज कर रहा हूँ। हाँ, नोटबुक किसकी है? नोटबुक में तेरे भाई छेद हो गए, ठीक है। परफेक्ट। क्लोजली दिखा सकता है ला करके बेटा, क्लोजली दिखा दे एक बार ऊपर से व्यू, क्या किया जा रहा है, ठीक है, बच्चे देख पाए। अच्छा, ये कौन सा रे बनाया मैंने? इंसिडेंट रे। इसका एरो दिखा देता हूँ, इंसिडेंट रे, ठीक है। बाद में नाम वाम लिख लेंगे, ठीक है, पूरा डायग्राम बनने के बाद। अब इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो इमर्जेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, वो किस तरीके से दिखना चाहिए ये आपके दिमाग में है इस डायग्राम को लेकर के? पहले ऐसा आया, फिर बेंड होगा, फिर बाहर जाते समय वापस नॉर्मल से दूर बेंड होगा। ये ऐसी डायग्राम आपके दिमाग में है, लेकिन मैं उसको ड्रॉ नहीं करूंगा, हम उसको अपने आप बनने देंगे। हम रखेंगे यहाँ पे क्या? ग्लास स्लैब। क्या रखेंगे यहाँ पे? ग्लास स्लैब रखेंगे, ठीक है। और ग्लास स्लैब रख करके मेरे को कुछ नहीं करना है, खाली बेटा अब मेरे को पहले एक पिन हाथ में ले लेनी है, मेरा आईफोन हाथ में लेना है, और यहां से बैठ करके बराबर इसके इस एज से ये इसकी इमेज जो है, ये लाल और पीली पिन मेरे को इसके इस एज से दिखनी चाहिए। और वो दोनों पिन मैं ऐसे चेक करूंगा कि वो एक के पीछे एक आनी चाहिए, बराबर छुप जानी चाहिए, मतलब वो एक लाइन में आ जाएगी। और वो जहां पे एक लाइन में आ रही है उसी के आगे इस तरफ, इसके इस साइड में मैं पिन को ठोक दूंगा, ठीक है। और ऊपर जाके देखूंगा तो बराबर मेरे को बेंडिंग होता हुआ नजर आएगा। चेक करके देखे। चल, अब यहाँ पे इसको देख करके, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मेन प्रोसेस यही है कि हम इसको बराबर एक लाइन में देख पाए, क्योंकि गलत देखोगे आपका एक्सपेरिमेंट गलत परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। स्कूल में आपको बोलते करने के लिए, मैं देखता हूँ और बराबर इसको ऐसे नहीं, बराबर एक लाइन में क्यूचेक छुपने चाहिए। जो नीली पिन मैंने ली है, ये पिन भी बराबर वो तीनों एक लाइन में आनी चाहिए। मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पर पे बैठ के? मैं चेक करूंगा कि ये तीनों पिने एक लाइन में आनी चाहिए, और उसको एक लाइन में मैं उसको ठोक दूंगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ये पॉइंट, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ऐसे ही और एक कर लेते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। यहाँ से ओके। अब देखो, एक ग्लास स्लैब में निकालता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये पिन मैंने जहाँ पे लगाई है वो भी मैं निकाल लेता हूँ, होल तो मार्क हो चुका है। वहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कहाँ तक? ग्लास स्लैब की एज तक। ओके, देख रहे हैं ना बेटा? ग्लास स्लैब की एज तक मैं एक लाइन बना लेता हूँ। ओके, बराबर गई। इसमें से यहाँ पे एज पे कहाँ पे मिली? इधर में मिली। जिधर इस एज और इस एज पे मिली है उसको मैं जोड़ देता हूँ। देखो बेंडिंग देखने मिला कि नहीं मिला?
ऊपर से दिखा दे कैमरा आयुष, आपको मैं पेंडुलम दिखाने के लिए लाया हूँ। तो ये जो है मेटल का गोला, इसको बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BOB, बॉब। ओके, बॉब द बिल्डर। ये जो है स्ट्रिंग, ये रस्सी दोरा जो भी है बोलते हैं इसको स्ट्रेचलेस स्ट्रिंग बोला जाता है। असल में स्ट्रेचलेस नहीं है पूरी, ठीक है, अलग आती है, हमने इसको जुगाड़ कर लिया, ठीक है। और साथ में लटका हुआ है उसको बॉब। ओके, अब जरा अपन ध्यान से समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन को। किसको समझते हैं? ऑसिलेटरी मोशन को, ठीक है। ये जो मैंने इसको लटका इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। क्या बोलते हैं? असल में है नहीं, असल में रिजिड तो ये स्लैब हो गया। ओके, ये रिजिड सपोर्ट यानी कि मजबूत सपोर्ट जिसको ये लटका हुआ है, इसको बोलेंगे स्ट्रेचलेस स्ट्रिंग और इसको बोलेंगे बॉब। अब इस बॉब को एक एंड से अगर छोड़ूं क्या होगा? जो आप देख रहे हो, ये जो अभी हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? कब तक ये बॉब चलता रहेगा? जब तक वो अपने मेन पोजीशन पे आके रुक नहीं आता। अब तो आराम से लहरा रहा है, ठीक है, अभी तो झूला झूले जैसे अभी, लेकिन एक पॉइंट बाद ये ऐसे आकर के डिस्टेंस कम करते हुए बीच में आकर के रुक जाएगा। इसको बोलते हैं मेन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वेव क्या होती है इसका असल मतलब, ओरिजिनल वेव, व्हाट इज वेव, ये आपको आज फील करा के दूंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा भी, फील करा, ध्यान देना। तो ये जो है मेरे हाथ में लटका हुआ बॉब, इसकी दोनों एक्सट्रीम को अपन पहले तो एक कंसीडरेशन बना लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं ये अगर मेरे राइट हैंड की तरफ गया तो पॉजिटिव, और ये मेरी लेफ्ट हैंड की तरफ गया तो निगेटिव। मान सकते, मानने में कोई बुरी बात? मान लिया। क्या माना मैंने? ये मेरे इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, चलेगा, कोई दिक्कत? और जब बीच में तब जीरो, इसको बोलेंगे जीरो के इस तरफ, जीरो के इस तरफ, ठीक है, ये जीरो, जीरो के इस तरफ, ये सब निगेटिव। क्लियर? इतना दिमाग में आ गया? आधी वेव पढ़ ली आप लोग? हाँ सर, कुछ नहीं समझ में आया। अभी ध्यान दो बोर्ड पे, अभी ध्यान दो। अब मैंने बोला ध्यान दे, एक ग्राफ बनाएंगे। वेव कुछ नहीं होता, वेव ग्राफ होती है। अगर कोई टीचर पूछे व्हाट इज वेव, सीधा बोलो ग्राफ है। क्या बोलो? वेव कुछ नहीं होता, ठीक है। वेव रियल लाइफ में ऐसे कुछ वेव नहीं होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब ग्राफ है। क्या है ये सब? किसने बोला भाई वेव ऐसी ऐसी होती है? वेव असल में ऐसी कभी नहीं होती है। वेव असल में वाइब्रेशन होता है, वेव असल में ऑसिलेशन होता है, वेव असल में मोशन होती है, और उसी मोशन को प्लॉट किया जाता है जब ग्राफ पे। क्या किया जाता है? प्लॉट किया जाता है जब ग्राफ पे, जो हम अभी करेंगे, तो दिखती है वेव। तो क्या दिखती है? तो वो आपको दिखेगा लहराने वाला, ठीक है। समझते हैं कैसे, ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। हर ग्राफ बनाने के लिए यही तो काम करना होता है ना। सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं? एक्सिस ड्रॉ करेंगे। जो पीछे बैठे हुए, चाहे नीरज वगैरह, ध्यान दे सामने, ठीक है। लेक्चर मध्ये बसलोय, बागेत नाही, लक्ष समोर पाहिजे। वरती कोण आहे? एक वेळी इथं बघितलं असतं कळलं असतं काहीतरी बघतोय, वर बघतोय, वरती कोण दिसतंय त्याला? या खायालो में, हा, जिधर देखो उधर तू ही तू है, हर शे में तेरा जलवा हो बहू है। काय को बे, पढ़ाई कर नालायक, सामने देख। हाँ, तो यहां से ये जो है बेटा ओरिजिन जीरो है, ओरिजिन है, ओ बोलो, जीरो बोलो। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई बनना, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। अब एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? और वाई एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किसको? डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। बेसिक चीज है ग्राफ की, इतना तो आपको पता होगा, 9th क्लास में पढ़े हो ना। हाँ। अब यहां पे आते इस पेंडुलम पे वापस। अब जो पेंडुलम मेरे पास है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता के रखा है, इस तरफ जाएगा तो, इस तरफ जाएगा तो, बीच में है तो जीरो। अब ये पार्टिकल है, इस बॉब को अपन ने बोला पार्टिकल। मोशन किसकी देख रहे हैं? पार्टिकल की या बॉब की, ठीक है। अब ये पार्टिकल या फिर ये बॉब अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। तो मोशन परफॉर्म करते हुए हमने इसको ये देखा कि ये पहले ऐसे
पॉजिटिव में जा रहा है, निगेटिव भी जा सकता है, हम मान के चल रहे पहले पॉजिटिव में जा रहा है, मैं वहां से देख रहा हूं उसको। तो पहले 0 से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हुआ, यहां पे गया मैक्सिमम, मान ले जहां पे मैक्सिमम जाता है उसको एक्सट्रीम बोलते हैं या फिर उसको पिक बोलते हैं। ओके, सुन ध्यान से। तो ये टाइम तो आगे घड़ी चलती जा रही है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। तो टाइम के साथ ये पार्टिकल आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, पहले थोड़ी थी, फिर बाद में ज्यादा हुई, बाद में ज्यादा हुई। पहले तो इस जीरो से ये इतना ही दूर गया थोड़ा सा, फिर 0 से और थोड़ा दूर गया, ये वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हो ना आप, इतना, फिर और दूर गया वाई एक्सिस पे इतना, मान ले मैक्सिमम यहां तक गया इतना। लेकिन 1 सेकंड में थोड़ी ना हो गया ये, यहां तक जाने को इसको कुछ समय लगा, तो वो समय भी तो आगे चलता जा रहा है, तो समय के साथ ये डॉट आगे आगे डिस्प्लेस करते जाएंगे, तो यहाँ पे कर्व क्रिएट होगा। फील हो रहा है? पहले भाई इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और टाइम के साथ भी आगे 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 बढ़ता गया ना, तो बराबर कर्व क्रिएट हुआ। फील हो रहा है? टाइम के साथ आगे चल रहा है डिस्प्लेसमेंट में एक 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 आगे जा रहा है, टाइम भी आगे चल रहा है, तो कर्व क्रिएट होता जाएगा। दैट्स हाउ इट क्रिएट्स। तो सुनो ध्यान से, तो मान ले ये यहाँ पे इस पॉजिटिव हाफ में चला गया, इधर ये मेरा पॉजिटिव है ना, ध्यान में ना कि भूल गए? हाँ सारे बच्चे ध्यान दे, मैंने बोला अब ये पॉजिटिव हाफ में जाए, मान ले एक्सट्रीम मतलब लास्ट तक यहां तक चला गया, तो ये मैंने इसको दिखाया एक्सट्रीम यहां तक गया, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, वापस 0 की तरफ आएगा, 0 की तरफ आया 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 आया, लेकिन ये भी समय के साथ आएगा, बिना टाइम के कुछ होता तो यहां से वापस 0 की तरफ आने लगा, आ गया 0 पे। लेकिन 0 पे रुकेगा क्या, वापस इस तरफ जाएगा एक्सट्रीम पे, तो ले वापस इस तरफ गया एक्सट्रीम में। लेकिन इस तरफ भी रुकेगा क्या, वापस आएगा 0 की तरफ, ले वापस आया 0 की तरफ, ले 0 की तरफ आया। अब इधर भी रुकेगा क्या, वापस इधर जाएगा, ऐसे चलता ही रहेगा क्या। तो ऐसे वेव आपकी प्लॉट होती ही रहेगी, और तब तक होती रहेगी जब तक इसका एम्पलीट्यूड 0 नहीं हो जाता। दिस इज हाउ द मोशन इज प्लॉटेड इनटू अ ग्राफ which shows a wave form। ये क्या शो करता है, वेव फॉर्म। कैसे बनती है वेव, समझ आ रहा है? नहीं तो यूं ही सर ऐसे ड्रॉ करके रखा है किताबों में, पता नहीं क्यों ड्रॉ करते हैं, पता ही नहीं, पता चला आज क्यों ड्रॉ करते हैं। सो दिस डिस्क्राइब्स मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज ऑसिलेटरी मोशन। ये पॉजिटिव में गया, 0 आया, नेगेटिव में गया, ये निगेटिव है 0 के नीचे, ये पॉजिटिव है। आई बात? तो यहां से ये एक जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रिस्ट, और ये एक जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रफ, और एक क्रिस्ट और एक ट्रफ को मिला करके जितना डिस्टेंस बनता है इसको रिप्रेजेंट करते लैम्बडा से। लिम्बोडा लिम्बोडा लैम्बडा क्या लैम्बडा, ये लैम्बडा इज व्हाट, वेवलेंथ। वेवलेंथ ये एक वेव होती है, ऐसी वेव रिपीट देखना, यहां से लेके यहां तक आना, फिर 0 तक आना, एक वेव हो गई। अब यही चीज रिपीट हो रही है, ओके। अब यही चीज इतना पार्ट रिपीट होता जा रहा है, गेटिंग और नॉट। इसलिए एक वेव के इस लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ, जो कि लैम्बडा से रिप्रेजेंट की जाती है। लैम्बडा कितना होता है, क्या होता है, इसके फॉर्मूले वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारे इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा देता। मेरे को ये बताना था कि वेवलेंथ क्या होती है, इसके लिए मैंने इतना पूरा रामायण आपको समझाया, ठीक है।